हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9th के लिए वर्ष 2020 में आए विज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना ताकि इस वर्ष के एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीटों यानी पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है। ऑप्शन एक तन्यता यानी डक्टिलिटी, ऑप्शन बी भंगुरता ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी आघात वर्धनीयता मेलिबिलिटी, ऑप्शन डी चालकता कंडक्टिविटी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जिसने विकल्प सी चुना है उसका उत्तर सही है। दोस्तों, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी कहते हैं। और तन्यता वह गुण होता है जिसके कारण इन्हें खींचकर पतली तारों में बदला जाता है यानी परिवर्तित किया जाता है। और दोस्तों याद रखें, भंगुरता धातुओं का नहीं बल्कि अधातुओं का गुण है। इसमें जब भी हम अधातुओं को हथौड़ों से पीटते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसे ब्रिटलनेस यानी भंगुरता कहा जाता है। और चालकता आप सबको पता ही है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चारों ऑप्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कोक, बी है पेट्रोल, सी है लकड़ी और डी है डीजल। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने विकल्प सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों, कोक पेट्रोल और डीजल तीनों जीवाश्म ईंधन होते हैं, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं बल्कि सिंपल ईंधन या इसको हम जैव ईंधन भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। दोस्तों, आप एक वाइट शीट पर वीडियो को पॉज करके 1 से 35 तक गिनती लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो और उसके आगे अपना जो ऑप्शन है वो लिखते रहना और बाद में चेक करना कि कौन सा आपका सही है और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, रेयन को डैश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए कोयला जल व तेल, ऑप्शन बी काष्ठ लुगदी, ऑप्शन सी एक्रिलिक और ऑप्शन डी जानवरों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने विकल्प बी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। रेयन को काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि रेयन को और किस नाम से जाना जाता है और साथ ही आपको पॉलिएस्टर एक्रिलिक नायलॉन इनको भी याद करना है कि ये किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था काष्ठ लुगदी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, जब किसी तांबे यानी कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा रहने दिया जाता है तब उसकी सतह पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होते हैं डैश। तो ऑप्शन ए है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की हल्की परत जम जाती है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। दोस्तों, हमें कुल 35 प्रश्न करने हैं तो मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी जल्दी जल्दी इसके आंसर देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आंसर देने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ सकते हो और मेरे आंसर से पहले आंसर दे सकते हो। प्रश्न 5 आपके सामने है, भू प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता से पाए जाने वाली अधातु कौन सी है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
अगर आपने विकल्प डी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में ऑक्सीजन अधातु पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों प्रश्न 6 है, मृत पौधे धीरे धीरे डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन ए है निम्न दाब व उच्च ताप पर, ऑप्शन बी उच्च दाब व निम्न ताप पर, ऑप्शन सी उच्च दाब व उच्च ताप पर और ऑप्शन डी निम्न ताप व उच्च दाब पर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब व उच्च ताप पर जो मृत पौधे होते हैं वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो डेड प्लांट्स होते हैं वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 है, डैश के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई। ये तो नवोदय वालों का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुइस पास्चर और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोख। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सबने इसका सही उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लुइस पास्चर। दोस्तों साथ के साथ अपने प्रश्न चेक भी करते जाइए और मैं लास्ट में आपसे आपका जो स्कोर बनेगा वो पूछूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8 है, कौन सी अधातु विद्युत चालक है? तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट या फिर पारा। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप बिना टाइमर के ही बता दोगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत चालक है। दोस्तों साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव्यावस्था में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और पारा, पारा एक धातु है जो रूम के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं, मेटल्स है, वो सभी ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारा द्रव्यावस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हो सकता है अब के वर्ष के एग्जाम में पारा या ब्रोमीन से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, तो आपको तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी पेनिसिलियम। तो आपको राइट आंसर बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। अगर बात करें एस्परजिलस की, यह कवक होता है और पेनिसिलियम भी कवक होता है। और जो स्पाइरोगायरा है वो शैवाल ग्रुप का है। तो आपको जो पांचों ग्रुप है, शैवाल, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, ये सभी याद करने हैं कि कौन सा सूक्ष्म जीव किस वर्ग से है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वर्ष के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अमीबा प्रोटोजोआ है, एस्परजिलस है जो, और जो पेनिसिलियम है ये कवक है, और जो स्पाइरोगायरा है ये शैवाल ग्रुप से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीबा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन ए प्रति जमीन, ऑप्शन बी खाद व उर्वरक, ऑप्शन सी फसल का चक्रीकरण और ऑप्शन डी है जुताई। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो माफ़ कीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जुताई। दोस्तों जुताई है जो वो मिट्टी में पुष्टिकरण नहीं बढ़ाता है। प्रति जमीन खाद उर्वरक और फसल का चक्रीकरण से मिट्टी में पुष्टिकर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? ऑप्शन ए कपास चना गेहूं, ऑप्शन बी चना मक्का सरसों, ऑप्शन सी मूंगफली मटर गेहूं और ऑप्शन डी कपास मक्का धान। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से 5 सेकंड में इसका उत्तर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कपास, मक्का और धान। दोस्तों, खरीफ फसलें होती हैं जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा आदि। और जो रबी फसल होती है वो होती हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी वगैरह। तो कपास, मक्का और धान ये तीनों के तीन खरीफ फसल हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। छोटी माता यानी छोटी चेचक और पोलियो, क्षय रोग और टाइफाइड, खांसी और इन्फ्लुएंजा, अतिसार और मलेरिया। दोस्तों, जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी क्षय रोग और टाइफाइड। ये दोनों जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। जो चेचक और पोलियो है ये विषाणुओं द्वारा होता है, और खांसी और इन्फ्लुएंजा भी विषाणु द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वह पहली स्तन्य प्राणी थी जिसे ऑप्शन ए पात्र निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, ऑप्शन बी आंतरिक निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, ऑप्शन सी बाह्य निषेचन के माध्यम से पैदा किया गया, और ऑप्शन डी प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुतों को तो इसका आंसर देखते ही पता चल गया होगा। डोली बेड है जो, इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से इसका जो वो है जन्म किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से इसे पैदा किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किनमें बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है? ऑप्शन ए मेंढक मछली और चूहा, ऑप्शन बी टोड मछली और बिल्ली, ऑप्शन सी टोड, मेंढक और तारामीन, ऑप्शन डी मुर्गी, मछली और तारामीन। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोड, मेंढक और तारामीन में बाह्य निषेचन होता है। मानव, गाय, भैंस, चूहा, बिल्ली में आंतरिक निषेचन होता है, और मछली, मेंढक, टोड, तारामीन वगैरह में बाह्य निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए स्नेहन, ऑप्शन बी कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने, ऑप्शन सी सतह को समतल बनाने, और ऑप्शन डी टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न में घर्षण बढ़ाने की बात की गई है, घटाने की नहीं। स्नेहन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने और सतह को समतल बनाने से घर्षण को कम किया जाता है, लेकिन टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने से घर्षण को बढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, स्त्री हार्मोन, एस्ट्रोजन, तनाव मुक्ति हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन। दोस्तों, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, और इससे ऊपर जो ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, वो एक स्त्री हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही है, बाकी सभी मिलान गलत है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है? दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बल संपर्क बल है? ऑप्शन ए स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, और ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। दोस्तों, मुझे लगता है इसमें टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है और आपने इसका उत्तर दे ही दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल एक संपर्क बल है। बाकी जो तीन बल हैं, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल, ये तीनों असंपर्क बल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, दाब का फॉर्मूला होता है
फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका जो इकाई होता है वो पास्कल भी होता है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी जो इकाई होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है और सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। पहले ऑप्शन में पर मीटर स्क्वायर है, मिनटू मीटर स्क्वायर नहीं है, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर दाब की इकाई नहीं होती, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। ऑप्शन बी पास्कल भी इसकी इकाई होती है। ऑप्शन डी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसकी इकाई होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन पर मीटर, ये दाब की इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 19 है, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, ऑप्शन सी डीजल और ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों यदि हम पेट्रोल, एलपीजी, डीजल और सीएनजी इन चारों को समान मात्रा में पूर्णतः दहन करेंगे तो एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस से हमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि वन्य जीव अभयारण्य डैश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है प्राणी जात, वनस्पति जात व परिदृश्य, ऑप्शन बी वन्य प्राणी जात व वनस्पति जात, ऑप्शन सी वन्य जंतुओं और ऑप्शन डी वन्य वनस्पति जात। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि जो वन्य जीव अभयारण्य है वो वन्य जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जंतुओं को। दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है कमेंट करके बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आप सबने इसका उत्तर दे दिया होगा। कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? कोशिका का शक्ति भवन सूत्रकणिका यानी इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर है, सूत्रकणिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषित रहित वाहनों के लिए है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने डीप में स्टडी की है, आपने रट्टा नहीं मारा है, समझ के पढ़ा है साइंस को, तो आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेस शिक्षा का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप रट्टा मार के पढ़ते हो, समझ के नहीं पढ़ते, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर आप डीप में कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ते हो समझ के, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी केंद्रक। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। दोस्तों कोशिका भित्ति
पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये अब्सेंट होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर पता ही होगा, तो जल्दी से बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अगर आपने विकल्प डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी भूकंप। भूकंप के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है। ऑप्शन नंबर ए है धुआं, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वो पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को घटा देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 26 है, हमारे सौरमंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है बुध और नेपच्यून, ऑप्शन बी है शुक्र और यूरेनस, ऑप्शन सी है मंगल और यूरेनस और ऑप्शन डी है शुक्र और नेपच्यून। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी SO2 और NO2 गैस। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इंपॉर्टेंट इजी और नवोदय वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है SO2 और NO2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सौरमंडल के पहले तीन आंतरिक ग्रहों का सही क्रम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पृथ्वी बुध शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र बुध पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध शुक्र पृथ्वी और ऑप्शन डी पृथ्वी शुक्र बुध। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। बुध शुक्र पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29, डैश के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी अनियमित परावर्तन, ऑप्शन सी विसरित परावर्तन और ऑप्शन डी है सिर्फ परावर्तन। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा कि नियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30, ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी तारत्व, ऑप्शन सी प्रबलता यानी उच्च स्वरता और ऑप्शन डी है गुण। दोस्तों जल्दी से बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रबलता यानी उच्च स्वरता इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंपन के आयाम पर जो विशेषता निर्भर करती है ध्वनि की वो है प्रबलता, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, ऑप्शन बी तांबे का तार, ऑप्शन सी ठोस सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, ऑप्शन बी तांबे का तार और ऑप्शन डी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। इन तीनों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ठोस सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए केवल ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी केवल रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन डी ऊष्मीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा ऊष्मीय, रासायनिक व चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 33 है, एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक प्रकाश वर्ष का मतलब पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में अपनी चाल से तय की गई दूरी। यानी प्रकाश है जो वो एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है। तो 20 प्रकाश वर्ष दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 34 है, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 डिग्री है तो आपतन कोण क्या है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी है 45 डिग्री। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। यानी हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग दिया हुआ है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जोड़ 120 है और आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब आपतन कोण भी 60 डिग्री है और परावर्तन कोण भी 60 डिग्री है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा करना या निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत परत, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी विद्युत चढ़ाना और ऑप्शन डी धातु की परत। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कमेंट में लिख के बताऊंगा और आपने भी मुझसे पहले इसका उत्तर कमेंट में बताना है और ज़रूर बताना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। और नवोदय से रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।